दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखा यार, इससे पहले हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चन जितने भी थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एंटीबायोटिक्स के चैप्टर 12 के हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें हम अपना पीछे से चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यार, हम लोग कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करते हैं ताकि आप क्या कर सको, वहाँ से एमसीक्यू को देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब भी आप डी फार्मा का एग्जिट एग्जाम देंगे या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ये नहीं कि सिर्फ कोर्स का ही पढ़ो यार, इसके अलावा हमें और भी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि आगे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पे हम क्या अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। तो थोड़ा सिलेबस देख लो। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें हमारा सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। तो बहुत इजी आता है। देखो, जिन पे स्टार लगा है बस उन्हीं का ही स्ट्रक्चर पढ़ना होता है हमें अपनी केमिस्ट्री के अंदर। और सबका क्या, थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दो, ब्रांड नेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी बेसिस पे अब इनमें से जो भी थोड़ा मोड़ा जो बचा कुचा है वो हम वेरी शॉर्ट में अपना देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे वेरी शॉर्ट में मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि व्हाट आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, की बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या है। तो देखो, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो उसमें जब पूरा मैंने बताया था अच्छे से, सारी क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ चुके हो। ये यहाँ पे देखो, हाँ, तो इसमें हमने देखा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स, कार्बीवेनम्स, ये थे। तो हाँ, इन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं क्या होते हैं। और देखो, ये जो पेनिसिलिन है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, सिफेलोस्पोरिन है। तो देखो, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस्ड पे भी देख लेते हैं यहाँ पे कि ये सेल वॉल की सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कौन? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसमें पेनिसिलिन आता है, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रेसिन भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में। तो अभी मैंने बताया कि भैया क्लासिफिकेशन जो भी है, जो भी हम पढ़ के आए हैं उसी के बारे में बस शॉर्ट में थोड़े क्वेश्चंस हैं जिसके लिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं भाई? बैक्टीरिसाइडल क्या होते हैं जो किल कर देते हैं। जहाँ पे भी साइडल वर्ड लग जाए समझ लो बिल्कुल किल कर देंगे। स्टैटिक मतलब रोक देंगे। तो दो टाइप के होते हैं, जिसमें से हमारा पेनिसिलिन वगैरह ये सब क्या है, बैक्टीरिसाइडल है। तो ये एक बैक्टीरिसाइडल एजेंट हो गया। सबसे पहली बात हम ये बताएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या कर देता है, बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन जो हो रही है इसको इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है? रोक देता है। बोले तो रोक देता है ना। ठीक है, इनहिबिट कर देगा किसको? सेल वॉल फॉर्मेशन को। और किल भी कर देगा। इसी जब खुद ही सोचो सेल नहीं बनेगी तो वो ऑब्वियसली किल हो जाएगा, इन बोथ ग्राम नेगेटिव में भी और ग्राम पॉजिटिव में भी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो दोनों पे ही काम कर रहा है, ग्राम नेगेटिव पे भी और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी। तो ये था हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टामेज रिंग होती है इसके अंदर, ये सब भी आप बता सकते हो। 7 अमीनो पेनिसिलिक एसिड इसके अंदर रिंग प्रेजेंट होती है, पूरी ये स्ट्रक्चर होता है बेसिक। ये था। फिर उसके बाद आता है राइट एनी टू ब्रांड नेम ऑफ अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन ये भी पेनिसिलिन के अंदर आने वाली क्या है, हमारी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, सिंथेटिक क्लास का। तो जिसमें अमोक्सिसिलिन है। देखो, अमोक्सिसिलिन के ब्रांड नेम बताने हैं कि किस नाम से ये हमें मिलता है मार्केट में। तो अमोक्सिल और मॉक्सा टैग के नाम से, दोनों में ही क्या अमोक्स वर्ड आ रहा है। देखो, यहाँ पे भी मॉक्स आ रहा है, यहाँ पे अमोक्सिल। तो ब्रांड नेम भी ईजी हो गया इसका। फिर उसके बाद कहता है, इसी से एक और क्वेश्चन बन गया है कि इस अमोक्सिसिलिन इज एंटीबायोटिक। क्या अमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है? हाँ, अब दिख ही रहा है यार वो। तो देखो, इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अमोक्सिसिलिन जो होता है वो ट्रीट करता है बहुत सारे टाइप की बैक्टीरियल कंडीशंस को, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को। ठीक है। और ये किसके लिए इफेक्टिव किसके अगेंस्ट है, यानी काम करेगा। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि इससे बहुत सारे टाइप की बैक्टीरिया के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऐसे ही हम टीबी हो जाता है तो वहाँ पे भी अमोक्सिसिलिन होता है हमारा, बहुत यूजफुल होता है। कॉम्बिनेशन में दे देते हैं अमोक्सिसिलिन को। कोई भी सर्जरी हो रही है जहाँ पे हमें बोलते हैं ना एक सूखने के लिए मेडिसिन दी जा रही है, तो अमोक्सिसिलिन हमारा मल्टीपल स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा असर देता है, ये इफेक्टिवनेस होता है। इसीलिए फिजिशियन जो होते हैं इसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक कौन है, हमारा अमोक्सिसिलिन। ठीक है। फिर उसके बाद की स्टोरेज कंडीशन बताओ, क्लॉक्सासिलिन की स्टोरेज कंडीशन क्या है। तो हमारे इसकी कंडीशन मतलब कि कैसे हमें इसे स्टोर करना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये भी क्या है, हमारा पेनिसिलिन कैटेगरी के अंदर आने वाला ड्रग है, उसके अंदर सब कैटेगरी है। ठीक है।
जिसमें जितनी भी एंटीबायोटिक है यार, इनको हम कम ही टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो क्लॉक्सासिलिन को भी हम कम टेम्परेचर पे ही स्टोर करेंगे, इसे 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के से भी कम पे रखना है, इसके बीच में रखना है। और रेफ्रिजरेट कर देंगे, जो भी लिक्विड तैयार होगा, लिक्विड अगर प्रिपरेशन है तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, किसमें, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो क्या हो, खराब ना हो जाए। इसलिए एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको फ्रीज में ही रखा जाता है। ये हो गया हमारा फ्लॉक्सासिलिन की स्टोरेज कंडीशन। फिर उसके बाद आ जाता है कि टेट्रासाइक्लिन क्या है। ये देखो यहाँ पे एक तरीके से बताऊँ आपको, शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। देखो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर कि टेट्रासाइक्लिन क्या है। एक तो आपको टेट्रासाइक्लिन की क्या कैटेगरी पता होना चाहिए कि ये हमारा आता किसके अंदर है। देखो टेट्रासाइक्लिन अपने आप में क्या है, एक क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हमारे और ड्रग्स आते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन। तो यहाँ पे हम इन्हीं की पूरी क्लासिफिकेशन देखेंगे और ये क्या केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे है। और अगर वैसे देखें तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है टेट्रासाइक्लिन, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, तो उसी के ऊपर है ये। तो टेट्रासाइक्लिन की सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछी और क्या होता है, तो ये क्या है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोले तो ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करेगा और ग्राम नेगेटिव पे भी काम करेगा, इसके अंदर हमें ये बताना होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन बहुत इजी है टेट्रासाइक्लिन की। शॉर्ट एक्टिंग, जो कम समय पे ही एक्ट करेगा और उसका जो ड्रग का पूरा कंसेंट्रेशन है वो अपना एब्जॉर्ब होके खत्म, ठीक है। हाफ लाइफ भी उसका थोड़ी देर के लिए उसका असर रहेगा, तो इसीलिए उसको शॉर्ट एक्टिंग बोलेंगे। तो हाफ लाइफ वो होती है जहाँ पे हमारी ड्रग की जो कंसेंट्रेशन है वो आधी जो है अच्छे से हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हाफ लाइफ क्या हो जाती है, 6 घंटे होती है, इसकी शॉर्ट एक्टिंग है। तो इसके अंदर कौन सा ड्रग आता है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन और क्या, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर आते हैं। क्लोर और ऑक्सी आते हैं। फिर इमीडिएट एक्टिंग, वो इंटरमीडिएट यानी जो अब ना ही लॉन्ग एक्टिंग है ना ही शॉर्ट एक्टिंग है, थोड़ा मिड में है। तो इसकी हाफ लाइफ देखो कितनी होती है, 16 घंटे है। 16 घंटे तक ये अपना हाफ जो है ड्रग जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जहाँ पे भी उसका रोल होता है। तो डी मैक्लोसाइक्लिन हो गया और मेथासाइक्लिन। देखो डी और मी है ना, तो दोनों इसी के अंदर आएंगे, डी मैक्लोसाइक्लिन और डी मिथासाइक्लिन। लॉन्ग एक्टिंग में देखें तो हाफ लाइफ कितनी होती है, देखो हाफ लाइफ लॉन्ग एक्टिंग है तो बहुत ज़्यादा ही होगी, 18 से 24 घंटे की। तो डॉक्सीसाइक्लिन है और मीनोसाइक्लिन। तभी डॉक्सीसाइक्लिन जो है, टीबी के पेशेंट को भी डॉक्सीसाइक्लिन काफ़ी ज़्यादा जाता है। डॉक्सी हो गया, एसिब्रोफाइलिन, ये सारे ड्रग हमारे जाते हैं। अस्थमा वगैरह में भी दिया जाता है ये। फिर उसके बाद हमें क्या अगला क्वेश्चन ये था, देखो टेट्रासाइक्लिन का बहुत इजी है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में क्या होता है, डॉक्सी और मीनो, ठीक है, डॉक्सी मीनो ये याद रखना है। डी मैं है ना, डी मैं, तो दोनों आ जाते हैं इसके अंदर इंटरमीडिएट में। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, बताओ किसकी, मीनोसाइक्लिन की। अभी देखा मीनोसाइक्लिन किसके अंदर था, इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसका हाफ लाइफ कितना था, 16 घंटे। तो उसकी स्टेबिलिटी बतानी है। मीनोसाइक्लिन को हम स्टोर करते हैं क्लोज कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे, या हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, या फिर हम क्या और लो टेम्परेचर पे भी इसे हम स्टोर कर सकते हैं। बस हमें मॉइस्चर से बचाना है और डायरेक्ट लाइट से बचाना होता है। तो ये किसका था, हमारा मीनोसाइक्लिन के बारे में। फिर उसके बारे में आता है मेंशन एनी 2 ब्रांड नेम। फिर आ गया यार, जैसे पहले हम ऑक्सीसिलिन के ब्रांड नेम पूछे थे, आप मीनोसाइक्लिन के ब्रांड नेम पूछ लिए। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है डायनासिन और एक होता है जिमिनो। क्या है, डायनासिन और जिमिनो इसके अंदर आते हैं। ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन। उसके बाद और भी है, देखो 9 क्वेश्चन है टोटल। उसके बाद राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ किसका, इराइथ्रोमाइसिन का। अब इराइथ्रोमाइसिन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। ये मैक्रोलाइड्स के अंदर आता है हमारा, जिसमें केयर पढ़ा था हमने, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन और इराइथ्रोमाइसिन। तो इसके लिए ध्यान रखना है हमें, केयर एक शॉर्ट फॉर्म है। अभी यहाँ केयर लिख दूंगी, वही कंफ्यूजन हो जाएगी असल में ये है क्या। फिर देखो मैक्रोलाइड्स इसके अंदर आता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हमारा, इराइथ्रोमाइसिन का भी क्या, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, ये है। बट ये हमारे किस पे, 50S पे काम करता है मैक्रोलाइड हमारा, और क्लोरमफेनिकोल। और टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड 30S राइबोसोमल पे काम करते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। तो ये क्या करेंगे, उसकी साइड पे ही जाके काम कर लेंगे, तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी। प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल वॉल नहीं बनेगी, तो क्या होगा, बैक्टीरिया की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ये इराइथ्रोमाइसिन एक्ट बाय inhibition of protein synthesis by binding to 23S ribosomal RNA molecule in the 50S, किस पे, 20 ऐसे याद रखो, 23S राइबोसोम ऑफ 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। तो क्या 23S राइबोसोमल किस पे,
किसके अंदर आ रहा है 50s में, ठीक है, इन बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करेगा, अब खुद ही सोचो, इस पे प्रोटीन बाइंड होगा और इनहिबिट कर देगा प्रोटीन सिंथेसिस एंड देन अल्टीमेटली कॉजेज दी सेल डेथ, है ना, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो कुछ नहीं था इसके अंदर, आसान था ये भी हमारा काफी। उसके बाद आ जाता है इनवर्ट डोसेस फ्रॉम एजिथ्रोमाइसिन इज गिवन, कि हम कौन सी कितनी डोज एजिथ्रोमाइसिन की देते हैं। तो देखो डोजेज जो होती है एजिथ्रोमाइसिन की कितनी दी जाती है, एडल्ट एंड पेडियाट्रिक डोजेज फॉर्म जो दी जा रही है, तो ये डोजेज फॉर्म है क्वेश्चन में। तो डोजेज फॉर्म कौन सी, देखो डोजेज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन एडल्ट एंड पेडियाट्रिक, बच्चों में भी पेडियाट्रिक बोले तो बच्चों के लिए। तो पाउडर फॉर सॉल्यूशन दिया जाएगा जो 500 mg का होगा और 25 mg होगा, किसके लिए, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन की कैटेगरी क्या थी, मैक्रोलाइड्स। फिर उसके बाद टैबलेट्स 250 mg, 500 mg, 200 mg, ये हमसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। फिर उसके बाद आ जाते हैं देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि ये जो हमारा वर्ड है, द वर्ड एंटीबायोटिक वॉज डिराइव फ्रॉम दी वर्ड, कौन से वर्ड से हमारा एंटीबायोटिक जो है डिराइव हुआ, तो हमारा ये कौन से वर्ड से, जिसका मतलब है लाइफ के अगेंस्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइफ के अगेंस्ट काम करेंगे, तो क्या, एंटीबायोसिस, ठीक है। तो बायोसिस यानी लाइफ से रिलेटेड है, ये तो एंटीजन है, एंटीबॉडी है यार, फॉरेन मटेरियल आ रहा है बॉडी में, एंटीजेनिक रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है एंटीबायोटिक का किससे, एंटीबायोसिस से। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके डैश इज एन एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक, कौन सा है जो एंटी बैक्टीरियल है। क्रिस्टोफोलिन यार फंगल के अंदर आ जाता है, एंटी फंगल। पायरेंटल हमारा ये हमारा टीबी में दिया जाता है, और एंटीजन पता ही है यार क्या है, फॉरेन मटेरियल। इराइथ्रोमाइसिन हमारा क्या है, हमारा इसका आंसर है एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। फिर उसके बाद और क्वेश्चन देखे तो एमसीक्यू हमारे, तो क्योंकि ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पूछा है कि बताओ भैया सेल वॉल सिंथेसिस को जो रोक दे, उस बेस्ड पे मैकेनिज्म एक्शन के बेस्ड पे एंटीबायोटिक का नाम बता दो। तो इसमें कौन सी, देखो लिनेजोलेट जो थी हमारी, लिनेजोलेट क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। और एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है। रिफैम्पिन हमारी है तो एंटीबायोटिक, लेकिन किसमें, टीबी में यूज होती है। तो क्या बचा, बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन है जो क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती है। फिर उसके बाद पूछा है द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर जनरली गिवन विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को ही किसके साथ दिया जाता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। क्यों, क्योंकि ये जो एंजाइम जो होता है ना यार, ये जो ये पेनिसिलिन की जो रिंग होती है उसको ब्रेक कर देता है, तो हमें ये नहीं करवाना होता। इसलिए हम क्या, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को हम किसके साथ देते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ। तो वो कौन है इनमें से, हमारा क्लेवुलेनिक एसिड है। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में से अमोक्सीक्लेव दिया जाता है, अमोक्सिसिलिन एक बीटा लैक्टमेज वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, उसे किसके साथ दे रहे हैं हम, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ, जो कि क्लेवुलोनिक एसिड है। फिर उसके बाद पूछा है कि डैश इज फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। देखो सिफेलोस्पोरिन के बारे में आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, तो हमने इसके अंदर इतना डिस्कस नहीं किया है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन पूछा है, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा कौन सा हो जाता है, सिफाजोलिन। सिफाक्लोर हमारा सेकंड जनरेशन में आता है, सिफापेम हमारी थर्ड जनरेशन के अंदर आ जाता है, और एम्पिसिलिन हमें पता ही है क्या है, ये पेनिसिलिन के अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद डैश इज क्या पूछा है हमारा, नैरो स्पेक्ट्रम नेचुरल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। देखो नैरो वर्ड ना भी याद आए तो क्या पूछ लिया इसने क्वेश्चन में, एक हमें हिंट दे दी, नेचुरल। नेचुरल, तो नेचुरल हमारा कौन सा है, बेंजाइल पेनिसिलिन है। कौन सा है, बेंजाइल पेनिसिलिन और फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो पढ़े थे हमने, तो ये हैं। और ये सारे हमारे कैसे हैं, सिंथेटिक हैं, जो इससे डिराइव हुए हैं हमारे बाद में। तो ये था हमारा क्या, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। सो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और हाँ इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, और हमें क्या चेंजेस करने चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। सो और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें आप बता सकते हैं। सो थैंक यू।